सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन कावेरी के तहत लाया जा रहा है भारत। सीएम धामी ने उत्तराखंड के 10 लोगों को सकुशल वापस लाने पर पीएम मोदी को किया धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर भाजपा समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर। सीएम धामी ने 3 दिन के राजकीय शोक की प्रदेश में घोषणा। चंदन राम दास के निधन के बाद सीएम धामी ने ट्वीट करके की चंदन राम की सराहना। कहा, रामदास ने समाज में गरीबों, शोषितों व वंचितों की भलाई के लिए समर्पित भाव से काम किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर लगाई रोक। मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा निदेशक के रूप में सरकारी सदस्य की होगी नियुक्ति। आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह ने चारधाम यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था का किया निरीक्षण। केदारनाथ धाम की पूजा अर्चना। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 135 नए मामले आए सामने। सर्वाधिक 72 कोरोना केस देहरादून के हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ हारिस। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री विधानसभा बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास आज बागेश्वर में विधानसभा में भ्रमण के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। सीएमओ बागेश्वर दुर्गा प्रसाद जोशी ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि ब्लड प्रेशर अधिक होने और ऑक्सीजन की कमी के कारण अचानक से दर्द उठा। पहले अटैक में हमने मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद दोबारा मंत्री जी को दर्द उठा। दुर्भाग्यवश मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। दुखद घटना है। माननीय मंत्री जी एकदम थोड़ा सा जो फील कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हैं और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उनको इमीडिएटली अटेंड किया गया। और जो फौरी तौर पे था तो वो एक स्टेबल पोजीशन में आ रहे थे। तब तक हम उनका सेकंड फ़ोन आया कि उनको भी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो पूरी मेडिकल टीम को अटेंड किया एंड वी हैव शिफ्टेड हिम। आईसीयू में ले आए थे, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उनको बचा नहीं पाए। वहीं कांग्रेस की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अंजू लूठी गंगोलीहाट विधानसभा के दौरे पर पहुंची। गंगोलीहाट और बेरीनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंजू लूठी का जोरदार स्वागत किया। बेरीनाग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर के अंजू लूठी ने कांग्रेस को गांव-गांव जाकर के मजबूत करने और आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील की और प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रदेश का विकास ठप करने और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू, महेंद्र लूठी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। आज जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार ये गंगोलीहाट बैरीनाग में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आई हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो आप लोगों के आपसी मतभेद है या गुटबाजी से ऊपर उठकर हमें संगठन की मजबूती के लिए काम करना है, तभी कांग्रेस क्या कहते हैं अपने मुकाम को हासिल करेगी। चाहे वो अभी नगर पंचायत के चुनाव है या फिर लोकसभा के चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर उस पर विजय हासिल करेगी। वही खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने आए पंजाब के प्रिंस खत्री एवं उनके साथी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि बाबा के दर्शन सुगमता से हो गए। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बनारस से आए तीर्थ यात्रियों ने भी केदारनाथ धाम की सभी व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं बाबा के दर्शन कर पाऊंगा, पर कल जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुविधाएं जो दी हुई हैं, RFI टैग दिया हुआ है, QR कोड दिया, परसों हमने उसको लिया, कल हमने उसको स्कैन कराया और फिर कल मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी गौरीकुंड से। रास्ते में व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, बहुत परफेक्ट लगा। जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से भी बहुत बढ़ के लगी यहाँ की व्यवस्थाएं। साफ सफाई का बहुत निहायत ध्यान रखा हुआ है। ऊपर भवन पे भी बहुत बढ़िया साफ सुथरा हिसाब किताब था और प्रशासन के द्वारा जो भी फैसिलिटी किया गया था, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। केदारनाथ आया था, केदारनाथ में जगह जगह पुलिस वालों ने सुविधा कर रखी है, कोई जाम नहीं लगने दे रहे। इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है कि ट्रैफिक को वो खुद खड़े होके खोल रहे हैं और जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे खुद वो मास्क पहन के और अपना ट्रैफिक खुलवा रहे हैं और लोगों की खूब मदद कर रहे हैं।
वहीं कैबिनेट मंत्री चंद्र राम दास का निधन हो गया है। लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे तबीयत खराब होने के कारण उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। कैबिनेट मंत्री के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है, जिससे जिले में उनका अंतिम संस्कार होगा। उस राज्य के सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सोने 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 आगे नहीं भाई। अरे नहीं जा रहा। वहीं लक्सर में निर्माणाधीन अंडरपास के बाद बंद कार्य को शुरू कराए जाने और अंडरपास का निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट घोषित वसूली करने की मांग रेल मंत्री से की गई है। स्थानीय निवासी पिछले 13 साल से रेल अंडरपास निर्माण के लिए संघर्षरत हैं। रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले दिनों लंबे समय तक चले धरना प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे मंडल रेल प्रबंधक समेत अन्य अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के बाद यहां पर अंडरपास बनाए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति के बाद करीब 6 महीने पहले रेल अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन कार्य की बेहद ही धीमी गति के चलते निर्माण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। शनिवार को अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी भराव किए जाने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच करके रेल अधिकारियों का घेराव किया। रेल अधिकारियों ने बताया कि अंडरपास निर्माण कार्य में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कार्य के चलते रेलवे ट्रैक सड़क में दरारें आ रही हैं, जिसकी वजह से कार्य को रोका गया है। समाजसेवी अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेज करके मामले से अवगत कराया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि लक्सर रेलवे स्टेशन उत्तराखंड राज्य का प्रवेश द्वार है। पिछले 13 वर्षों से रेल अंडरपास निर्माण की मांग की जा रही है। लंबे संघर्ष के बाद रेल अंडरपास का निर्माण कार्य 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अंडरपास के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में पानी आ जाने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय रेलवे समुद्र में बड़े बड़े ट्रैक बना करके ट्रेन चला सकता है। अंडरपास के भूमिगत पानी की निकासी को क्यों नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने निर्माणाधीन एजेंसी रेल अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जानबूझ करके निर्माण कार्य को लटकाए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करके भुगतान की वसूली किए जाने और नए एजेंसी के से रेल अंडरपास निर्माण का कार्य कराए जाने की मांग की है। जो रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पिछले 1 सप्ताह पूर्व रोक दिया गया था। जब स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर इसकी जानकारी ली तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बताया गया कि भूमि से जल निकासी अधिक होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है और वापस जो 20 फुट का गड्ढा खोदा गया उसको बंद किया जा रहा है। जब इसकी सूचना हमारे द्वारा रेलवे के अधिकारियों को दी गई तो तत्काल उन्होंने मौके पर आकर इसका संज्ञान लिया, परंतु वो बिना कार्रवाई किए बैरंग लौट गए। इसलिए मजबूरन मुझे माननीय रेल मंत्री को एक पत्र प्रेषित करना पड़ा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज दिए जाने के खिलाफ वन क्षेत्र अधिकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पीसीसीएफ विनोद सिंघल से पूछा कि डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज देने वाले उच्च अधिकारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट 2 सप्ताह में पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जून की तिथि निश्चित की है। आपको बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी संघ की तरफ से याचिका दायर कहा गया कि डेप्यूटी रेंजरों को रेंज का चार्ज दिया जा रहा है और रेंज अधिकारियों को रेंज चार्ज से वंचित किया जा रहा है। पूर्व में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि डेप्यूटी रेंजरों को रेंज की चार्ज नहीं दिया जा सकता है और रेंज चार्ज देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 में एक आदेश पारित किया था कि जो उच्च अधिकारी यानी डीएफओ डायरेक्टर जो है नेशनल पार्क्स के, जो इस तरीके से डिप्यूटी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर का चार्ज दे रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागाध्यक्ष शुरू करें, परंतु कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं शुरू की गई। आज दूसरी बार जो पीसीसीएफ है विनोद सिंघल, वो माननीय उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी के लिए आए और उन्होंने आज माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि उनके द्वारा एक समिति गठित की गई है जो इन सभी उच्च अधिकारियों की एक सूची तैयार कर रही है जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करी है।
खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर के तमाम क्षेत्रों में पानी की किल्लत होने लगी है। एक तरफ वार्ड 37 के निवासियों ने जल संस्थान पहुंच करके प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर वार्ड 58 के पार्षद मनोज जोशी क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ जल निगम के दफ्तर पहुंचे और इस दौरान दोनों कार्यालयों में लोगों की अधिकारियों के साथ पानी की व्यवस्था को लेकर के तीखी बहस हुई। दमुवा ढूंगा क्षेत्र के लोगों ने लाइनमैन पर पानी खोलने के एवज में पैसे लेने का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की, तो वहीं तल्ली हल्द्वानी के लोगों ने विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जल संस्थान क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन अब ये व्यवस्था जल निगम को हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में ना तो पानी की वैकल्पिक व्यवस्था हो पा रही है और ना ही मरम्मत का कार्य हो रहा है। बहरहाल दोनों ही जगहों पर लोगों को आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि विभाग चढ़ती गर्मी और पानी की मुसीबत झेल रहे लोगों को संतुष्ट कर पाता है कि नहीं। टैंकर चले हैं सभी क्षेत्रों में, कहाँ पर कहीं पर 2 जा रहे हैं, कि 3 जा रहे हैं, कि 4 जा रहे हैं। अब ढूंगा क्षेत्र में फिलहाल 4 टैंकर जा रहे हैं, मतलब 2 सरकारी 2 प्राइवेट, इस टाइप से जा रहे हैं। न रोड है हमारे वहाँ, न पुलिया है, न लाइट है हमारे वहाँ। एक पानी मिल रहा था, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। पानी भी सुरेश लाल बंद कर देता है। 1 महीने से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। सुरेश लाल लैंडमैन है, पता नहीं कौन है, अब ये हम नहीं जानते। वही बगल में रहता है हमारे को पानी नहीं देता है। यहाँ से टैंकर मंगा रहे हैं, तब हमारे घरों में पानी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, गए हैं वहाँ वो सुमित निर्देश के पास गए हैं कल, वहाँ से फाइल बना के लाए हैं ये, तब हम यहाँ आए हैं अपनी दिक्कत के लिए। तो हमारे पास जो बिल जमा हुए हैं वो संस्थान पे हुआ है, हमारे पास तो कोई फंड आया नहीं। हमने उच्चाधिकारियों से बात भी करी, तो वो ये कह रहे थे कि जो मेंटेनेंस, जो बिल जमा करके जो आएगा उससे आप जो परेशानी मेंटेनेंस में चलाने में जो होगी वो ठीक करेंगे करके। फिलहाल अभी एक प्रॉब्लम ये है, जहाँ के अगर कोई प्रॉब्लम है, अब टैंकर वाली जो व्यवस्था, ये व्यवस्था हमारे वहाँ है नहीं टैंकर की। तो अगर ऐसी है, हम कोशिश ये कर, पहले एक बार अगर 3 दिन पानी नहीं आया, उस समय वाल्व खराब हुआ था, वाल्व था नहीं तो मंगाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब वाल्व सारी वो चीज़ें मंगा के रखी हुई हैं, अब उतना टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है 1 दिन में ठीक हो जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। रामनगर में पार्किंग के नाम पर नगरपालिका ठेकेदार, ट्रांसपोर्टरों, संचालकों से की जा रही अवैध वसूली का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार की रात अवैध वसूली को लेकर के ट्रांसपोर्टरों ने कोतवाली पहुंच करके जमकर के हंगामा करने के साथ ही पुलिस के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बुधवार को ट्रांसपोर्टर संचालकों ने नगरपालिका पहुंच करके पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार का घेराव करते हुए पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली, अभद्रता पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रांसपोर्टर ने बताया कि पार्किंग ठेकेदार और कर्मचारी नगर में वाहनों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूली कर रहे हैं। नगरपालिका की सीमा नहीं होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और रुपए नहीं देने पर मारपीट करते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वाहनों से की जा रही है। उन्होंने अवैध वसूली को पूरी तरह से अनुचित बताया है और मामले में ठेकेदार को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। नोटिस के बाद भी अवैध वसूली की गई तो ठेका निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दिनेश मेहरा, हरीश सिंह, गोपाल सिंह, ललित चंद्र, नरेंद्र सिंह, संजय सिंह, राजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए ऐसा है, हमें तो अभी संज्ञान में आया कि ये गांव से ही वसूल कर रहे हैं और लोगों से ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं। जहाँ 10 रुपये लेने चाहिए थे वहाँ पे 200 रुपये की रसीदें काट रहे हैं। बिल्कुल इनलीगल है। हमने नोटिस तैयार करा दिया, उसे दे देंगे, वो नहीं मानेगा उसका ठेका कैंसिल करेंगे, दोबारा फिर कैंसिल करेंगे। जो उसकी रकम आ गई उसे हम जब्त करेंगे और उसे ब्लैक लिस्ट करेंगे। जो बात है, जो हमारे करने का लठ लेके तो मैं जा नहीं सकता। अपनी कलम से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पब्लिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये निर्धारित रेट से ज़्यादा वसूली की जा रही है। आज सुबह आकर के मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जैसा कि आज विभिन्न ट्रांसपोर्टर और सब यहाँ इकट्ठा हुए मोटर वाहन, इनके द्वारा ये कुछ पर्चियाँ भी दिखाई गई कि 150-200 रुपये भी रसीदें काटी जा रही हैं। यह अनुचित है और ठेकेदार के विरुद्ध है। आज ही मेरे यहाँ से कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित पूरन सिंह मोहन सिंह इंटर कॉलेज में आज जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने बहुउद्देशीय शिविर का लगाया गया है और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है।
शिविर के माध्यम से सरकार के बचे कामों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बहुउद्देशीय शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने मानस खंड की झांकी को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। 26 जनवरी की परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को पहला स्थान मिला। पूरे राज्य भर के हर प्रमुख शहरों में घुमाया जा रहा है, लोगों को मानस खंड के बारे में जानकारी मिल सके। रेखा आर्य ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि पहली बार 26 जनवरी की परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये अपने उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी जो है 26 जनवरी को राजपथ पर और परेड ग्राउंड की प्रस्तुति में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला जो है ये विषय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करूंगी कि अपने इस मानस खंड की झांकी को पूरे जनपदों में, अपने 13 के 13 जनपदों में इसका भ्रमण कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति इससे एक जुड़ाव महसूस करता है और निश्चित रूप से एक ये संदेश कि ये वो गर्व के क्षण है जो हमने दिल्ली में देखे, ये अब आपके मध्य में आपके साथ किस तरीके से सरोकार किए हुए हैं, उसका संदेश देता हुआ है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला या निर्णय स्वागत है। वहीं सितारगंज शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान के सामने बीड़ी मांगने को लेकर के 2 मजदूरों में विवाद हो गया, जिसके बाद चाकू लेकर के पहुंचे आरोपी ने बीच बचाव करने वाले मजदूर की सड़क में दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी। हमलावर से दूसरे मजदूर ने भाग कर की जान बचाई। हत्याकांड के बाद आसपास सनसनी फैल गई। हत्याकांड की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, सीओ वीर सिंह, नानकमत्ता उप निरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट, सिटकुल चौकी इंचार्ज चंदन सिंह बिष्ट आदि पहुंच गए। पुलिस ने हत्याकांड में मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके हत्यारोपी मजदूर हनीफ को गिरफ्तार कर लिया है। सितारगंज थाना क्षेत्र में टीचर्स कॉलोनी के सामने एक घटना प्रकाश में आई, जिसमें श्रमिक वर्ग के 2 व्यक्तियों के बीच आपस में पहले झगड़ा हुआ और उसी घटना में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की चाकू मार दिया गया और चाकू मारने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उस दौरान जो है ये हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन किया और साथ में जो मृतक हैं उनकी धर्मपत्नी द्वारा तहरीर दी गई थाने में और तहरीर प्राप्त होकर तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया, क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर घटना थी। उसका संज्ञान लेते हुए, उतनी प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए उस पर तत्काल हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, एविडेंस कलेक्ट किया और मात्र 4 घंटों के भीतर हमने अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त असला सहित हम लोगों ने गिरफ्तार किया। वही खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां पर आशा फैसिलिटेटर एवं कार्यकर्ता संगठन उत्तराखंड के बैनर तले बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉक गरुड़, बागेश्वर, कपकोट की आशा कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के साथ ही मिलकर के आशा कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण और न्यूनतम मानदेय दिए जाने की मांग संबंधित 9 सूत्रीय मांगों को एक ज्ञापन जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। प्रदर्शन कर रही बागेश्वर जिले की आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि काफी मजबूरी में आशा कार्यकर्ता दिन काट रही हैं, प्रोत्साहन धनराशि तक नहीं मिल पा रही है। एक निश्चित मानदेय के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को रखा जाए। बागेश्वर में जो आशा घर बनाया गया है वो केवल नाम का है। की काफ़ी मजबूरी है यहाँ पर, हमको ना हमारी जो प्रोत्साहन राशि है वो भी हमें समय से ही नहीं मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि हमको टुकड़ों में ना दे करके हमारा एक निश्चित मानदेय किया जाए, कम से कम महीने की 18,000 हमारा मानदेय किया जाए। वहीं चमोली से बड़ी खबर आ रही है। इस समय बागेश्वर धाम के कपाट खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। आपको बता दें कि चमोली से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 7:10 पर कपाट खुले हैं। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। 15 कुंतल फूल मालाओं के साथ सजाया गया है मंदिर। चमोली बद्रीनाथ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। सुबह 7:10 पर कपाट खुले हैं। भगवान बद्री विशाल की
तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम का कपाट खोल दिया गया है, सुबह 7:10 पर खोला गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि आज बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ जी के जो विष्णु का पावन धाम है उसके कपाट खुल चुके हैं। 7:10 पर ये कपाट खुले हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसको कहा जाता है। जो विधि विधान से कपाट खुलने की प्रक्रिया है तो वो आज पूरी हुई है। अगर अब तक की बात करें तो 22 तारीख को यानी कि 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले थे, तो वहीं 25 अप्रैल को जो है बाबा केदार के कपाट खुले थे। लेकिन आज जो तिथि थी 27 अप्रैल को यानी कि ठीक 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने थे। तो आज बद्रीनाथ के कपाट जो है वो विधि विधान से खुले हैं। और देखिए, आप तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो नजारा है वहां पर वो बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि 20 से 25 हजार की संख्या में श्रद्धालु इस समय वहां पर पहुंचे हैं। और कई लोग जो है आज लगातार वेटिंग पे है। और सुबह ही जो है कहा जाए कि जब कपाट खुले 7:10 का जो नजारा हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि उसी समय जो है बर्फ बारी जो है वो वहां पर जोशीमठ में हुई है। आप जो नर नारायण पर्वत है चारों तरफ आप बगल में देख सकते हैं कि जो नर नारायण पर्वत है वो उनके बीच में ये बद्रीनाथ धाम जो है मौजूद है। ये इसकी हिंदू धर्म में इतनी मान्यता है कि दूर दूर से लोग जो है चारों धामों के दर्शन में बद्रीनाथ धाम एक लास्ट अंतिम धाम ऐसा है कि इसके दर्शन करने बहुत अनिवार्य होते हैं, तभी यात्रा जो है वो पूरी होती है। और यही वजह है कि आज जो है बद्रीनाथ जी के कपाट जो है वो आम श्रद्धालु के लिए यहाँ पर खुल चुके हैं। और नज़ारा जो है वो वाकई ही बेहद जो जिसको कहा जाए कि अद्भुत है, क्योंकि जो हालांकि पहले से ही जोशीमठ में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आज जब 7:10 पे बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं तो यहाँ का जो नज़ारा है वो वाकई ही दिल छूने वाला है। इससे कोई दो राय नहीं है। जो भी यहाँ पर एक बार आता है वो मनमोहक जो है नज़ारा जो है यहाँ का उसका अनुभव जो है वो कर सकता है। और आर्मी बैंड जी राजेश, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके से बद्रीनाथ की बर्फबारी के बीच श्रद्धालु पहुंचे हैं बद्रीनाथ कपाट के और हर्षोल्लास देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।